गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 सेकंड चैप्टर भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग संरचना और उचावच में भारत के जो 6 भौतिक विभाग हैं उसमें एक एक का हम लोग विस्तार से वर्णन देख रहे हैं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि भौतिक स्वरूप का पहला भाग है, उसको बताई थी। और आज हम लोग उसका जो दूसरा भाग है, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, अर्थात हिमालय पर उत्तर से दक्षिण की ओर, हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण की ओर, और प्रायद्वीपीय पठार जो कि दक्षिण में है उसके उत्तर की ओर, बीच का जो भाग है भारत का, वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। और ये उत्तर का विशाल मैदान जो है वो 3 बड़ी बड़ी नदियों से निर्मित है। और ये तीनों नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं भारत की, जो कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। और ये तीनों नदियां अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए बहुत सारे कार्य करते हैं, अपरदन, निक्षेपण, तो ये सारी जो क्रियाएं करती हैं, तो इससे वे अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आते हैं, और उसी से जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है उसका निर्माण होता है। तो अधिकतर भाग जो है आपका उत्तर का विशाल मैदान वो जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। और ऐसा कहा जाता है कि यह मिट्टी जो है, या यह मैदान जो है, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का उपजाऊ मैदान कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद देखिए आगे, इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ही बड़े लंबे चौड़े भाग में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। लंबाई अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 150 से 500 किलोमीटर है। और धरातल से, समुद्र तल से 240 मीटर से भी कम ऊंचा है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल तक चला गया है। तो पश्चिम बंगाल में पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है। तो यदि हम वहाँ देखते हैं, वहाँ से हम बात करते हैं, तो समुद्र तल से उस मैदान की जो ऊंचाई होगी वो 240 मीटर है, या उससे भी कम आंकी गई है। इस मैदान को हम, चूँकि अब काफ़ी विशाल है, इसलिए हम इसको 4 छोटे छोटे उपभाग में बांटे हैं। 4 उपभाग में बांटे हैं। चलिए देखेंगे एक एक भाग को। सबसे पहला जो भाग है वो है पश्चिमी या पंजाब का मैदान, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम की ओर है। तो वहाँ का जो मैदान है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। दूसरा है राजस्थान का मैदान, पंजाब से ठीक नीचे राजस्थान का मैदान कहलाता है, यह भी भारत के पश्चिमी ओर है। तीसरा है मध्यवर्ती या गंगा का मैदान, तो ये आपका बीच का भाग है, जो कि मध्यवर्ती भाग कहलाता है, या गंगा का मैदान इसको कहते हैं। और ये मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो है वो काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा है, चारों उपभाग में सबसे बड़ा है। तो इसलिए इसको भी हम छोटे छोटे 3 उपभाग में बांटे हैं। पहला है ऊपरी गंगा, दूसरा है मध्यवर्ती गंगा, और तीसरा है निचली गंगा। तो ये 3 हो गया। और चौथा जो है उपभाग वो है पूर्वी मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये भारत के बिल्कुल पूरब की ओर। तो ये हम जो आपका विशाल मैदान है उसके 4 प्रमुख उपभाग हैं, और मध्यवर्ती गंगा के मैदान का 3 छोटे छोटे उपभाग हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले पंजाब के मैदान के बारे में। तो पंजाब का मैदान, जैसे मैं आपको पहले ही बताई कि पंजाब का मैदान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम के बीच में है। तो इस मैदान की जो निर्माण हुआ है, इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी अ, अपने प्रवाह के दरमियान, या जो प्रवाहित होते उस मार्ग से होते हुए वो पंजाब में प्रवेश करती हैं, और इसका अधिकतर भाग जो है वो पाकिस्तान में है। तो
सिंधु नदी द्वारा पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है और इससे विशेषकर दो राज्य पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर इस मैदान का विस्तार हुआ है। और सिंधु नदी की अन्य जो सहायक नदियाँ हैं जो कि पंजाब में मिलती हैं, वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पांचों नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलने वाली ही नदियाँ हैं, हिमनद से निकलने वाली नदियाँ, और आकर ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये सिंधु की सहायक 5 प्रमुख नदियाँ हैं और इन नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। तो ये पांचों नदियाँ हैं जो पंचनद कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है वो है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान जो है वो भी भारत के बिल्कुल पश्चिमी ओर, चूँकि यह काफ़ी शुष्क प्रदेश है और इसका जो विस्तार है वो अरावली पर्वत के पश्चिमी ओर है। और यह अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और प्राचीन पर्वतों की श्रेणी में आता है अरावली पर्वत का नाम। तो अरावली पर्वत के पश्चिमी ओर है और चूँकि ये शुष्क प्रदेश है और राजस्थान का हम जानते हैं उसकी विशेषता है कि वहाँ शुष्क प्रदेश है तो बालू, चारों ओर बालू ही बालू हमें दिखाई देते हैं। तो वहाँ की जो प्रमुख शिलाकृति है वो बालू का स्तूप है। आप जानते होंगे बालू का स्तूप जो है वहाँ पर हवाओं के अपर्दन से उड़ने से बालू जो है एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदलते रहते हैं और छोटे छोटे या बड़े बड़े स्तूप का निर्माण करते हैं। तो स्तूप जो है आपका अर्ध गोलाकार रूप में इस प्रकार वो बनते चली जाती हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार बालू का स्तूप कहीं छोटे कहीं बड़े और लहर की भांति उसका निर्माण होता है। तो ये प्रमुख शिलाकृति है और वहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो टोर कहलाती हैं। राजस्थान के मैदान में जो पहाड़ियाँ क्षेत्र हैं वो टोर कहलाती हैं और इस मैदान की या इस राज्य की कहें हम, जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। ये एक ही नदी है जो कि कच्छ के रन तक जाती हैं, मिलती हैं और कच्छ के रन में जाकर गिर जाती हैं और बाकी जो नदियां हैं वो कुछ ही दूरी चलने पर, कुछ दूरी मार्ग तय करने के बाद वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये आपका है राजस्थान के मैदान के बारे में। तीसरा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्व वाली मैदान है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो और वो कहलाता है गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। तो इस मैदान का जो विस्तार है वो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में ये मैदान फैला हुआ है। और अगर हम देखते हैं नदियों में तो घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक 1400 किलोमीटर लंबाई के रूप में फैला हुआ है। और इस मैदान का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर बिहार का अधिकतर पूरा भाग, झारखंड का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य जो हैं गंगा के मैदानी भाग में आते हैं। और इसको हम लोग बांटे थे 3 भाग में, ऊपरी और मध्यवर्ती और निचली। तो ये ऊपरी गंगा जो है उसका विस्तार है दिल्ली से इलाहाबाद तक, फिर मध्यवर्ती का है इलाहाबाद से फरक्का तक, और निचला जो है वो डेल्टाई प्रदेश जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इसका जो विस्तार है वो भारत की हम बात करते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार इसका फैलाव है उत्तर से पूरब की ओर। तो ऊपर वाला भाग जो हो जाएगा यहाँ उत्तर में दिल्ली, दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक, फिर इलाहाबाद से लेकर फरक्का जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है फरक्का तक, और उसके बाद में निचली डेल्टा प्रदेश जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ये बिल्कुल पूरब में है, तो पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार इसका उत्तर से पूरब की ओर इसका विस्तार है। बिहार में जो गंगा का मैदान है उसका अधिकतर भाग है उत्तर बिहार में, और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती हैं उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इसको हम लोग बिहार में गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटे हैं, उत्तरी गंगा और दक्षिणी गंगा।
जैसे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी गंगा जो है उत्तर बिहार की ओर जो बहती है उसमें ये नदियाँ हैं गंडक, कोसी, कमला, महानंदा और ये नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ हर साल बरसात में अपने साथ बाढ़ तो लाती ही हैं, लेकिन उसके अलावे बाढ़ के बाद उपजाऊ मिट्टी की परतें बिछा देती हैं और उससे इस मैदान का निर्माण हो जाता है। कहीं कहीं नदियों के द्वारा छाड़न झील जिसको कि हम लोग गोखू झील कहते हैं, दलदल और चौर का भी निर्माण हो जाता है निचली भाग में। उसी प्रकार जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसमें कुछ ये नदियां हैं सोन, पुनपुन और फल्गु नदी। तो ये नदियां हैं, ये भी वही काम करती हैं और इससे जो निम्न वाला जो भाग होता है, निम्न भूमि वाला भाग जहाँ मिट्टी की परतें बिछ जाती हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होता है निम्न भूमि वाला भाग। तो इसे हम जल्ला या टाल के नाम से जानते हैं। और टाल क्षेत्र आप जानते हैं बहुत ही उपजाऊ होता है जहाँ पर मुख्यतः दलहन की खेती की जाती है। चौथा जो भाग है मैदान का वो है पूर्वी मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि भारत के बिल्कुल पूर्वी भाग में है। तो इसका जो विस्तार है वो आप देख रहे हैं असम राज्य में सदिया से लेकर के धुबरी तक 650 किलोमीटर लंबा है। असम में सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है। और इस मैदानी भाग में कहता है कि पश्चिम भाग को छोड़कर बाकी पहाड़ियाँ हैं जिसको कि हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। और असम में जो भी मैदान का निर्माण हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए जो भी मिट्टी है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इस नदी के बीच में एक द्वीप बनता है, नदी द्वीप जिसको कहते हैं, उसका नाम है माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो उसके नाम से ये जाना जाता है। तो ये तो हुआ हमारा अम, मैदान का मैदान को जो हमने 4 भाग में बाँटा है वो। अब हम देखते हैं कि भौतिक आकृति में भिन्नता के आधार पर मैदान को हमने 4 भाग में बाँटा है। और ये चारों भाग देखिए क्या-क्या कहलाता है। पहला भाग जो है वो भाबर कहलाता है, दूसरा तराई कहलाता है, तीसरा बागर कहलाता है और चौथा खादर कहलाता है। तो नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी छोटे-बड़े पत्थरों के टुकड़े। नदियाँ जब बहती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से तो अपने साथ कंकड़ पत्थर ये सबको बहा कर लाती है। तो उस समय जो कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई पर पत्थरों का ढेर जमा हो जाता है। तो उसको हम भाबर कहते हैं जो कि गहरा होता है जब नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो वो भाबर का क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद तराई क्या कहलाता है? नदियाँ जो है भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं क्योंकि पत्थर वगैरह हैं वहाँ, पत्थर कंकड़ ये सब। तो वहाँ नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं और फिर प्रवाहित होने लगती हैं मैदानी भाग में आकर के। और यह जो भाग हो जाता है वो दलदली सा बन जाता है तो उसको हम तराई कहते हैं। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है जो कि जहाँ की नदियों द्वारा जो बाढ़ आती है तो वो उस स्थान तक नहीं पहुँच पाता है तो उसको हम कहते हैं बांगर। तो वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी क्योंकि वो उच्च भाग हो गया है और वहाँ पर नई मिट्टी का जो विस्तार है या बोलेंगे कि नया मिट्टी जो है वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो वो बांगर कहलाता है। मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहेंगे। उसी प्रकार उसी का ठीक विपरीत जो है नदियों द्वारा बाढ़ के जल से लाई गई प्रतिवर्ष नई मिट्टी जो है, नदियाँ जो हर वर्ष बाढ़ के दौरान नई मिट्टियाँ लाती हैं, बिछाती हैं, तो उसको हम खादर कहते हैं। मतलब यही हुआ कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहेंगे और हर साल जो नई मिट्टी आकर बिछ जाती है उसको हम खादर कहते हैं। तो ये आपका है भौतिक आकृतियों में भिन्नता के आधार पर मैदान के 4 भाग। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा जो भौतिक स्वरूप है दक्षिण का पठारी भाग उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।